ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अमेरिका पीपुल्स वॉइस। आज उत्तर प्रदेश के अंदर छठे चरण के मतदान हुए। आपको बताएं तो करीब 10 जिलों की 57 सीटों के ऊपर आज मतदान हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर और बलिया जैसी बड़ी जो जिले हैं उनके अंदर आज वोटिंग हुई। खास करके आपको बताएं तो जो बहुजन समाज पार्टी के गढ़ माने जाते हैं अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, और उसी के अंदर सपा ने भी बड़ा फेरबदल किया है। काफ़ी यहाँ पे जो नेता है वो बहुजन समाज पार्टी के तोड़े हैं। वही दूसरी तरफ सबसे बड़ी दिलचस्प सीट जिसको मानी जाती है वो गोरखपुर है, जहाँ से खुद सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने चंद्रशेखर आजाद और सहित कांग्रेस और सपा के कई दिग्गज नेता चेहरे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी सवालों की बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका पीपुल्स वॉइस के चीफ नरोत्तम लोरोली। छठे चरण की बात करेंगे। 5 चरण उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं और अब ये छठा चरण है और एक चरण और उत्तर प्रदेश के अंदर बचा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि जो खास करके ये जो जिले माने जाते हैं, अम्बेडकर नगर ले लीजिए, संत कबीर नगर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, इनके अंदर खास करके एक समय था बहुजन समाज पार्टी का और एक गढ़ माने जाते थे ये बहुजन समाज पार्टी के। तो इस बार इन जिलों के अंदर कैसी स्थिति रहेगी, इन जिलों के अंदर देखने को मिलेगी? पहले हम बात करते हैं कि आज की वोटिंग को लेकर कि वोटिंग पर कितना असर है और क्या वोटिंग ट्रेंड रहा है, लोग कितना वोटिंग करते हैं। उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। तो सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये वीडियो जब शूट किया जा रहा है 5 बजे से बाद में, तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के कुछ कुछ जिले हैं, तो वोटिंग उसके बावजूद भी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। पिछले चरण के अंदर भी आपको बता दें कि 55% पर वोटिंग रुक गई थी और अभी आज भी आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तब तक आपको बता दें कि करीब 45% के आसपास मतदान हो चुका था और ज़्यादा से ज़्यादा हद मारकर ये आज भी 55-56 के आसपास ही जाएगा, यानी कि 55-56 से जाने की ज़्यादा एक उम्मीद नहीं है। हालांकि ये माना जाता रहा है कि जब वोटिंग बहुत ज़्यादा होती है तब सत्ता परिवर्तित होती है, लेकिन वोटिंग जब कम होती है तब आपको बता दें कि सत्ता परिवर्तन के चांस कम लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर थोड़ा सा इसे अलग नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला, कई सीटों पर 4 कोणीय मुकाबला, कई सीटों पर 5 कोणीय मुकाबला, तो इस समय हो भी सकता है कि कम सीटों के ऊपर कम वोटिंग का कुछ अलग असर निकल के आए। लेकिन जो भी हो, उत्तर प्रदेश का अलग बात है। अब बात करते हैं कि ये गढ़ वाले जिले, तो अम्बेडकर नगर और ये तमाम जिले जो थे वो बीएसपी का ही माना जाता रहा है, बीएसपी का यहाँ दबदबा रहा है। मायावती जी ने ही इन जिलों को बनाया है और उनके शासनकाल में ये जिले बने थे और उसके बाद से लगातार रहा है। मोदी लहर जब 2017 में थी तो उसके बावजूद भी अम्बेडकर नगर में बीएसपी जीतने में कामयाब रही थी। गोरखपुर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 9 के अंदर बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, 1 बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। मोदी लहर में इन तमाम सीटों के ऊपर 57 में से बसपा 5 सीट जीतने में कामयाब रही और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर रही और 1 सीट पर आपको बता दें कि अन्य पार्टी, और इस तरीके से रही। और बाकी बीजेपी करीब 40 के ऊपर सीटें जीतने में कामयाब रही थी, यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था इन तमाम सीटों पर। लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा अलग माहौल है, बीजेपी के खिलाफ माहौल है। बसपा का भी अलग आपको बता दें कि है, समाजवादी पार्टी का भी अलग ट्रेंड है। बात अम्बेडकर नगर की करें तो इन क्षेत्र के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के ही दिग्गज नेता आमने सामने, उनमें ज़्यादा कुछ परिवर्तित नहीं है। जो पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ रहा था वो इस बार सपा से चुनाव लड़ रहा है और अब की बार जो सपा से जो पिछली बार बसपा का प्रत्याशी था वो इस बार सपा का और सपा का था वो बसपा का है, इतना ही हुआ है। या फिर कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि सपा वाला भाजपा से लड़ रहा है और भाजपा वाला बसपा से लड़ रहा है और बसपा वाला सपा से लड़ रहा है। तो इस तरीके से ही वोटिंग मतलब चेंज हुआ है। अम्बेडकर नगर की तमाम आप सीटों पर देखेंगे तो इस तरीके का है, बाकी ज़्यादातर सीटों पर भी यही देखने को मिल रहा है। लेकिन खास तौर से अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर एक चुनौती है और वो चुनौती है मुस्लिम समाज की। इस चरण में टिकट बहुत ज़्यादा काटी गई। इसके पीछे था कि अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान जो उनकी पार्टी का गठबंधन है, तो इन क्षेत्रों के अंदर वो निषाद पार्टी और इन तमाम लोगों का काफी वर्चस्व है। छोटी जो क्षेत्रीय दल है इनका वर्चस्व है। इसकी वजह से अखिलेश यादव अपनी मनमर्जी से सीटें नहीं दे पाए और सीटें दूसरों को देने के चक्कर में उन्होंने अपने जो कैंडिडेट थे उनकी टिकट काटी और वो कैंडिडेट ज्यादातर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और बसपा ये दोनों आपस में उसी तरीके से लड़ रही है जैसे पहले लड़ती आई थी। अब भाजपा यहीं पे ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई में फायदा उठाए, तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक बात है बीजेपी इतना ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएगी, लेकिन सपा और भाजपा की इस लड़ाई में
तीनों पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिलेगी, ये अब ज़्यादा दिन नहीं रह चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये एक बहुत अहम फैक्टर है कि छठा चरण है। अब आपको बता दें कि चुनाव निर्णायक मोड पर है, एक चरण के बाद पूरा मतदान क्लियर हो जाएगा और अभी भी उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि एक तरफी लहर है वो कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है। बिल्कुल, तो देखने को मिली। इसी के साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग भी बढ़ी है। इस बार मतदाताओं की संख्या करीब 25 लाख बताया जा रहा था जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस बार जो कम वोटिंग हो रही है, मतदान कम हो रहा है, क्योंकि बहुत ही इतना ज़्यादा लोगों के अंदर रोष भी दिखाई दिया उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ। उसके बावजूद भी वोटिंग, क्योंकि यही समय होता है जब जनता है वो सरकार के खिलाफ अपना रोष है वो दिखा पाती है, लेकिन जो वोटिंग कम हो रही है इसका क्या कारण हो सकता है? क्या योगी से लोग नाराज है या फिर एकदम शांत है, वो मोड में दिखाई दे रहे हैं? तो ये मैंने आपको बताया ना कि अगर योगी आदित्यनाथ से नाराजगी ज़्यादा जाहिर होती तो ये वोटिंग ट्रेंड ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। मेरी बात को लोग अलग मतलब से निकालेंगे और लोग अलग इसका अलग भी कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है तब सत्ता परिवर्तित होती है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का भी पिछला चरण पिछले चुनाव उठा के देख लीजिए, जब बसपा की सरकार थी उसके बाद सपा ने जब सत्ता परिवर्तित करवाई तो वोटिंग बढ़ी थी। उसके बाद सपा से बीजेपी जब वोटिंग आई तो वोटिंग का बहुत ग्राफ है वो ऊपर गया था। लेकिन इस बार वोट ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी वोटिंग कम हो रही है, इसका खामियाजा पड़ेगा। एक आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जैसे त्रिकोणीय सरकार जहाँ बनती है वहाँ पर 1-2% वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब ये देखना दिलचस्प है कि ये वोटिंग कौन सी पार्टी की कम हो रही है। हालांकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर वोट देते हैं, लेकिन उनमें से ये भी होता है कि उनमें से कई लोग आपको बता दें कि आउट ऑफ कमाने के लिए, रोजगार के लिए वो भी बाहर चले जाते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बड़े परिवार माने जाते हैं जैसे किसी भी गांव शहर के अंदर, तो उनकी वाइफ या जो महिलाएं होती है वो वोटिंग में कम दिलचस्पी दिखाती है ग्रामीण महिलाओं की। ग्रामीण महिलाओं को तो आपको पता है कि कोई भी कह दे तो वो जाके वोट डाल आती है, लेकिन जो शहर में पढ़ी लिखी लड़कियां होती है या पढ़े लिखे घराने होते हैं उनको वोटिंग में थोड़ी सी कम, कि वो इन चीज़ों के अंदर वो लोकतंत्र का महत्व समझती नहीं है और वो इसको एक तरीके से आपको बताना एंजॉय की तरह देख कर वो हो सकता है कि इसका अगर ये होता है तो योगी के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन ग्रामीण वोटिंग अगर बढ़ती है ग्रामीण तो बीजेपी के लिए नुकसान होगा और सपा और बसपा के लिए फायदा होगा। लेकिन शहरी वोटिंग अगर घटती है तो योगी आदित्यनाथ को नुकसान होगा, इसमें ये देखा जा सकता है। तो ये बड़ा मुकाबला रहेगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी बीच आपको बताने की कोशिश करें तो खास करके जो अम्बेडकर नगर है और संत कबीर नगर के, ये जो गढ़ है इनके अंदर काफ़ी पहले भी चर्चा रही थी, क्योंकि लालजी वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता थे उनको यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया था, वो चुनाव लड़े। इसके अलावा जो रामचंद्र राजभर है, इनका बहुजन समाज पार्टी पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दिग्गज चेहरे थे, काफ़ी सालों से पार्टी में काम कर रहे थे। अब भी इस तरीके से आरोप लगा रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि बहुजन समाज पूरा हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं कितना असर यहाँ पे देखने को मिलेगा? यही दोनों की परीक्षा है, यहाँ पर बसपा की भी परीक्षा है और रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा की भी परीक्षा है, क्योंकि जब से बना तब से रामचंद्र राजभर लालजी वर्मा यहाँ मौजूद थे, तो उनकी वजह से वो हर बार ये कहते थे कि भाई मेरी वजह से हमने पार्टी को जिता दिया इस सीट पर। लेकिन इस बार अब वो पार्टी से बाहर है तो पार्टी के बाकी नेताओं को अपनी ताकत दिखाई, अगर बसपा जीत जाती है यहाँ पे तब तो ये हो जाएगा कि लालजी वर्मा रामचंद्र राजभर नहीं बल्कि बसपा का वोटर उनके साथ खड़ा था। और अगर आपको बता दें कि लालजी वर्मा रामचंद्र जीत जाते हैं तो बीएसपी के लिए खड़ा हो जाएगा कि भाई बीएसपी के लिए रामचंद्र राजभर लालजी वर्मा कद्दावर थे, उनके साथ उनको निकाला गया बाकी लोगों के कहने पर, जो भी हो। लेकिन दोनों ही जगहों पर साख जुड़ी है। रामचंद्र राजभर को भी पता है, लालजी वर्मा को भी पता है कि ये उनका शायद आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि वो काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि वो भी चाहते हैं कि किसी भी हालत में उनकी जो इज्जत है वो क्षेत्र के अंदर वो बनी रहे। और ये चुनाव उनकी भी साख का सवाल है और बसपा का भी साख का सवाल है, क्योंकि कम से कम वो अपने गढ़ को तो बचा कर रखें। तो यानी कि दोनों तरफ ही है, दोनों का ही देखना दिलचस्प होगा। और बात यह है कि भाई रामचंद्र राजभर लालजी वर्मा भले ही गए तो कुछ उनका भी वोट ऐसा नहीं है कि उनको भी कुछ वोट उनको जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट होगा, लेकिन वही सपा के लोग ही तो उनके सामने वापस लड़ रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी से जो पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे वो इस बार इनके सामने लड़ रहे हैं। अब बीएसपी का कोर वोटर मान लीजिए जो भी है, जितना भी प्रतिशत है वो एक जगह निश्चित रहता है, और उसके बाद रामचंद्र राजभर या लालजी वर्मा के साथ चला जाता है और समाजवादी पार्टी से जो नेता बसपा में आया है उसके साथ में आ जाता है, तो फिर वो बैलेंस बराबर ही रहता है। ऐसे में बीएसपी को उम्मीद ऐसे नहीं लगाई जा सकती कि वो नुकसान होगा। लेकिन एक बीएसपी की मुझे जो सबसे ज़्यादा अजीब लगी बात वो है यहाँ से सांसद, अम्बेडकर नगर से बीएसपी के सांसद है रितेश पांडे। उनके पिता समाजवादी पार्टी से राकेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रितेश पांडे ने पूरे चुनाव में प्रचार करते मैंने नहीं देखा। बिल्कुल कहीं चुनाव से पहले वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रितेश पांडे अपने पिता को
जिताने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताया कि रितेश पांडे के पिता ही नहीं बल्कि प्रतीक पांडे जो अंबेडकर रामचंद्र राजभर के सामने लड़ रहे हैं, वो भी आपको बता दें कि एक तरीके से लालजी वर्मा के सामने लड़ रहे हैं प्रतीक पांडे, वो भी उनके भाई के ही जो है अंकल के रिश्तेदार यानी परिवार के ही दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का ही प्रचार उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में आपको बता दें कि काफी दिलचस्प होगा अम्बेडकर नगर का ये मुकाबला देखना। बिल्कुल, तो दिलचस्प होगा। ये 7वें चरण का पूरा विश्लेषण हमने आपके साथ किया, सॉरी 6ठे चरण का, और 7वें चरण का विश्लेषण भी आपके साथ इसी प्रकार से करेंगे। तब तक लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे नए हैं तो पेज को लाइक कर ले। और